हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम डॉकर इंजन या कंटेनर इंजन क्या होता है इसके बारे में जाना। डॉकर फाइल क्या होती है, उससे कैसे हम डॉकर इमेज बिल्ड करते हैं और कैसे जब वो इमेज रन करती है तो एक डॉकर कंटेनर के अंदर रन करती है। तो इस पूरे सिस्टम के हमने जो 4 मेजर पार्ट्स थे, पहला डॉकर इंजन या कंटेनर इंजन था, वो हमने देखा। उसके बाद डॉकर फाइल क्या होती है और उसे कैसे हम बनाते हैं वो देखा, क्या मेन पार्ट्स हैं उसके। उस डॉकर फाइल को यूज करके कैसे डॉकर इंजन जो होता है वो डॉकर इमेज क्रिएट करता है, और जब डॉकर इमेज वो रन करती है तो कैसे कंटेनर के अंदर वो रन करती है। तो ये पूरा नीचे वाला जो मेरा ये पोर्शन है रेक्टेंगल, इसमें 4 पार्ट्स हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। तो आज बारी है इस रजिस्ट्री या हब की, और ये क्या होता है रजिस्ट्री, डॉकर रजिस्ट्री क्या होती है, आज हम इसको पढ़ेंगे और जो बाकी थोड़ी बहुत थ्योरी बची है उसको भी हम एक बार देखेंगे। तो मैं पेन इसका ऑन कर लेता हूँ मैं। राइट, तो मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया और अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डॉकर रजिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो गाइज़ हमारा, मैं आपको इजीली बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये हमने क्या किया था कि डॉकर इमेज बनी थी और डॉकर इमेज को हमने अपने लोकल सिस्टम पे रन करा दिया था। राइट, हमने इस डॉकर इमेज को किसी भी हब पे या डॉकर रजिस्ट्री पे नहीं भेजा था, अपने लोकल सिस्टम पे इसको रन कराया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे डॉकर इमेज को हम रजिस्ट्री पे या हब पे भेजते हैं और कितने प्रकार की रजिस्ट्री या हब होती है। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। डॉकर रजिस्ट्री क्या है? तो डॉकर रजिस्ट्री एक ऐसा स्टोरेज सेंटर है जहां डॉकर इमेज को स्टोर, मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये वाला पार्ट, ये स्टोरेज वाला पार्ट हमने देखा था ना। इसमें जब हमने डॉकर इमेज लाइफ साइकिल पढ़ी थी तो हमने स्टोरेज वाला पार्ट देखा था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि बनी हुई जो इमेज होती है वो हमारे कंप्यूटर में लोकल स्टोर में रखी जाती है, या फिर जो है उसे ऑनलाइन स्टोर में जैसे डॉकर हब में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉकर रजिस्ट्री पूरा स्टोरेज से जुड़ा पार्ट है। तो आगे हम देखते हैं इसको नए उसमें पुरानी फाइल पे जाके। तो यहाँ तक हो गया कि स्टोर, मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे हम गिटहब पर कोड को पुश या पुल करते हैं, आई थिंक कि आप सब लोग गिटहब को जानते होंगे। तो कैसे हम गिटहब पर कोड को पुश या पुल करते हैं, वैसे ही डॉकर रजिस्ट्री में हम इमेज को पुश या पुल करते हैं। ठीक है, और इसकी सबसे प्रसिद्ध या पब्लिक रजिस्ट्री है डॉकर हब। ठीक है ना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस अपने इंटरनल या प्राइवेट रजिस्ट्री भी बना सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। डॉकर रजिस्ट्री के मुख्य कंपोनेंट क्या होते हैं? तो डॉकर रिपॉजिटरी, एक रिपॉजिटरी कई डॉकर इमेज का कलेक्शन होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, एक रिपॉजिटरी में, एक कलेक्शन में हम कई सारी इमेज रख सकते हैं जो एक ही एप्लीकेशन को अलग अलग वर्जन में रखती है। मीन्स एक ही एप्लीकेशन के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। ठीक है, हमने कोई जैसे मशीन लर्निंग मॉडल बनाया और उसका पूरा इन इन एंड आउट एक डॉकर इमेज क्रिएट कर लिया और हमने बनाया एग्जी बूस्ट पे। राइट, कल को हमें लगता है कि रैंडम फॉरेस्ट जो है वो उस पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो हम अपना मॉडल चेंज करना चाहेंगे। और जब हम अलग मॉडल यूज़ करेंगे तो उसको हम एक अलग अलग इमेज क्रिएट करेंगे, उसका वर्ज़न हम 2 कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है, जैसे मैंने इमेज का नाम रखा था माय ऐप और इसका वर्ज़न मैंने 1.0। ऐसे ही अगर हम कुछ चेंज करते हैं कोड में या फिर किसी और चीज़ में, तो हम इमेज वो एक ही काम कर रही है लेकिन उसका वर्ज़न हमने उसको अपडेट कर दिया है, तो उसका वर्ज़न 2.0 हो गया। तो यही होता है रिपॉजिटरी में, एक तो डॉकर इमेजेस होती हैं और इमेज के भी अलग-अलग वर्ज़न होते हैं। राइट, और जैसे लेटेस्ट अगर होती है तो उसको लेटेस्ट नाम से सेव किया जाता है। राइट, मतलब एक ही ऐप जैसे माई ऐप के अलग-अलग वर्ज़न अलग-अलग टैग्स के साथ रखे जाते हैं। तो अब देखते हैं, ये तो रिपॉजिटरी हो गई। टैग्स क्या होते हैं? अभी अब हमने टैग्स की बात की, तो टैग का काम होता है वर्जनिंग का, यानी किसी इमेज के वर्जन को पहचानना। राइट, जैसे माई ऐप 1.0 में क्या है, वर्जन जो है 1.0 है।
माई ऐप 2.0 में 2.0 और माई ऐप लेटेस्ट में क्या है, लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, टैग के बिना इमेज को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, जैसे हमने इमेज तो बना ली, इमेज का नाम रख दिया और अब हम उसके अलग अलग वर्जन क्रिएट करेंगे, तो उसके वर्जन के नाम रख देंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि इस इमेज का पहला वर्जन कौन सा है, दूसरा वर्जन कौन सा है, तीसरा वर्जन कौन सा है। ठीक है ना, उसके बाद डॉकर रजिस्ट्री के प्रकार पे आते हैं। कितने टाइप की डॉकर रजिस्ट्री होती है? डॉकर रजिस्ट्री वह जगह है जहां इमेज को स्टोर, मैनेज और शेयर किया जाता है। ये 3 तरह की हो सकती है। ठीक है, तो कौन कौन सी 3 तरह की डॉकर रजिस्ट्री होती है? तो हमने जैसे पढ़ा था ये, तो डॉकर रजिस्ट्री पहली होती है डॉकर हब। ये पब्लिक रजिस्ट्री है, नॉर्मली सबसे ज़्यादा लोग इसी का यूज़ करते हैं। तो डॉकर द्वारा दिया गया सबसे प्रसिद्ध और डिफ़ॉल्ट पब्लिक रजिस्ट्री है। ठीक है ना, और इसका यूआरएल आप देख सकते हैं hub.docker.com है। ठीक है ना, अब क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज केस क्या है डॉकर हब का, पब्लिक रजिस्ट्री का? क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब हमें अपनी इमेज को दुनिया के साथ साझा करना हो या किसी की बनी हुई इमेज को इस्तेमाल करना हो, तब हम इसका पब्लिक रिपॉजिटरी का यूज़ करते हैं। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि हम भी अपनी कोई इमेज बनाते हैं किसी एप्लीकेशन की, वो हम डाल सकते हैं। कोई और बनाता है तो वो डाल सकता है अपनी वहाँ पे इमेज, और जैसे हमारी इमेज कोई भी यूज़ कर सकता है डाउनलोड करके, ऐसी उसकी इमेज भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन की, इसने डॉकर हब पे डालिए। तो ये पब्लिक है एक तरह से, तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। दूसरा है प्राइवेट रजिस्ट्री। ठीक है, ये कस्टम रजिस्ट्री होती है। तो प्राइवेट वर्ड से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें प्राइवेट इमेजेस रखी जाती हैं और इसमें कोई भी अदर पर्सन को एक्सेस नहीं होता है। तो ये क्या है, इसको पढ़ते हैं हम। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपनी इंटरनल रजिस्ट्री खुद बनाते हैं ताकि इमेज को सिर्फ अपने सिस्टम में सुरक्षित तरीके से यूज और मैनेज कर सकें। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि खुद अपने ही किसी ऐप की या सॉफ्टवेयर की इमेज बनाएंगे और अपने ही सिस्टम में रखेंगे और खुद ही यूज करेंगे, किसी थर्ड पर्सन को, बाहरी व्यक्ति को उसकी एक्सेस नहीं है। तो क्यों इस्तेमाल होती है ये? जहाँ सिक्योरिटी और प्राइवेसी ज़रूरी है ताकि और कोई यूज़ ना कर सके। जैसे बैंकिंग ऐप्स होते हैं या फिर किसी एंटरप्राइज़ के या बिज़नेस हाउस के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसको एक्सेस ना कर सके। अब तीसरे आते हैं थर्ड पार्टी रजिस्ट्री। थर्ड पार्टी रजिस्ट्री का मतलब ये है कि क्लाउड बेस्ड रजिस्ट्री सिस्टम। तो 3 तरह के अभी तक क्लाउड वेल नोन है, चर्चा में ज़्यादा है जो। पहले तो अमेज़न का है। अमेज़न का ईसीआर होता है, इसे इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री बोलते हैं। गूगल का जीसीआर होता है, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री। और एज़्योर का, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, एज़्योर एसीआर होता है, जिसे एज़्योर कंटेनर रजिस्ट्री बोलती है। ठीक है? अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? क्या, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में होता है, ठीक है? जब हमारी चीज़ें सारी क्लाउड में होती हैं, तो क्या करते हैं कि डॉकर इमेज भी हम चाहते हैं कि वहीं से मैनेज, राइट? और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि इससे सीआई/सीडी ऑटोमेशन आसान हो जाता है। इसको हम देखेंगे कि कैसे सीआई/सीडी ऑटोमेशन होता है इसका। तो यही है कि हमारी सारी चीज़ें अब क्लाउड पे पड़ी होती हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी इमेज भी क्लाउड पे रहे और वहीं से हमारा इसका मैनेजमेंट चले। तो ये थर्ड पार्टी है। और अब आते हैं कि डॉकर रजिस्ट्री बनाने के फ़ायदे क्या हैं? तो डॉकर रजिस्ट्री का इस्तेमाल करने में हमें कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। पहली बात तो ये है कि सेंट्रलाइज़्ड इमेज मैनेजमेंट, मतलब केंद्रीकृत व्यवस्था चलती है इसमें। हमारी सारी डॉकर इमेज एक ही जगह रजिस्ट्री पे जमा रहती है, राइट? इससे उन्हें ढूँढना, मैनेज करना और बाँटना आसान हो जाता है, राइट? जैसे पब्लिक होता है जैसे, तो जैसे यूट्यूब से कंपेयर किया गया है इसको, कि यूट्यूब के सारे वीडियो एक ही साइट पे रहते हैं। उसी तरह हमारी सारी डॉकर इमेज जो है डॉकर हब या किसी अन्य रजिस्ट्री में मिलती है, ठीक है? एक सेंट्रल रिपॉजिटरी होती है, सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं उसको। ये सारी हमारी इमेज एक ही जगह पड़ी है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या थर्ड पार्टी हो। वर्ज़न कंट्रोल में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है ना? मतलब ये है कि डॉकर इमेज के अलग-अलग वर्ज़न बनाकर उन्हें हम टैग कर सकते हैं। टैग करने का मतलब ये होता है कि उसके वर्ज़न का नाम डाल देना, ठीक है? ज़रूरत पड़ने पर पुराने वर्ज़न पर भी वापस जाना आसान होता है, क्योंकि हमने अगर किसी इमेज का वर्ज़न 1.0 रखा है, उसके बाद इम्प्रूव किया तो 2.0 है, तो हमारा 1.0 वाला वर्ज़न डिलीट नहीं होगा, वो ही पड़ा रहेगा। तो हम वापस उस 1.0 वाले वर्ज़न को भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे आप किसी ऐप का वर्ज़न 1.2, 1.0, 2.0, 3.0 रखते हैं, ऐसी इमेज का भी वर्ज़न कंट्रोल होता है, ठीक है ना?
इसमें क्या होता है कि टीम वर्क में सहयोग, कोलैबोरेशन में हेल्प मिलती है। मतलब क्या होता है कि पब्लिक रजिस्ट्री से डॉकर ऐप पे अगर है हमारी, और इमेज शेयर करके पूरी टीम या कम्युनिटी एक दूसरे की मदद कर सकती है, राइट? जैसे कोई डेवलपर जो है अपनी पाइथन ऐप को की इमेज को पब्लिक करता है, तो दूसरा उसे तुरंत अपना डाउनलोड करेगा, मतलब यूज़ करने के लिए, और उसे डिप्लॉय कर सकता है। ठीक है ना? और सिक्योरिटी भी रहती है, सुरक्षा भी रहती है कि प्राइवेट रजिस्ट्री जैसे होती है, अभी तक हम पब्लिक की बात कर रहे थे, अगर प्राइवेट रजिस्ट्री है तो आपकी इमेज सिक्योर रहती है और कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब आपकी टीम के पास ही लॉगिन की सुविधा है, कोई आउटसाइडर आपकी इमेज को नहीं देख सकता, ना ही उसे यूज़ कर सकता है। तो एक सिक्योरिटी भी हो जाती है उससे। अब आते हैं हम डॉकर के यूज़ केसेस पे, ठीक है ना? तो डॉकर के यूज़ केसेस 6-7 हैं, तो देखते हैं इसको। माइक्रो सर्विस स्ट्रक्चर पहला ही है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि हम कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसे जो है हम छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर में बाँट देते हैं। जैसे कोई बड़ी सर्विस बनाई, जो छोटी-छोटी सर्विस में बाँट दी। अब हर सर्विस आपका अपना अलग डॉकर कंटेनर होता है, ठीक है ना? कई टुकड़े बना दिए और हर एक को अलग-अलग कंटेनराइज़ कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे छोटे-छोटे डॉकर कंटेनर होते हैं, इमेजेस होती हैं, तो उनको डिप्लॉय करना आसान हो जाता है। और किसी हिस्से में प्रॉब्लम हो गई है, उसकी सर्विसिंग करनी है या अपडेट करना है, तो उसे हम ईज़िली कर सकते हैं। उसको स्केल कर सकते हैं, मीन्स उसे कई जगह चला सकते हैं हम एक साथ। मेंटेन करना आसान हो जाता है, जैसे अमेज़न एक वेबसाइट सब जानते हैं। तो अमेज़न का ऑर्डर सिस्टम एक कंटेनर इन्वेंटरी को सँभालता है, दूसरा पेमेंट को और तीसरा डिलीवरी को। मतलब एक बड़ा ऐप है, बड़ा सिस्टम है, उसको हम छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया, तो उसे माइक्रो सर्विसेज़ बोल देते हैं। ऐसी सीआई/सीडी जो पाइपलाइन होती है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, तो डॉकर जो है हर एनवायरनमेंट जैसे डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग होता है और प्रोडक्शन पर एक जैसा रखता है, ठीक है? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये हर एनवायरनमेंट में एक जैसी चलती है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं कि बिल्ड से लेकर टेस्ट और टेस्ट से लेकर डिप्लॉय तक का प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है। एरर कम आती है क्योंकि एक ही इमेज होती है, वो हर जगह चलती है, और टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट इसका तेज़ होता है। जैसे कोड पुश होते ही ऑटोमेटिकली टेस्ट और प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाता है। ठीक है? क्लाउड माइग्रेशन जैसे हमारा मैं सिंपल वर्ज़न बताता हूँ, इमेज एक जगह पड़ा हुआ है किसी क्लाउड पे, तो उस इमेज को अगर हम दूसरे क्लाउड पे ले जाना चाह रहे हैं, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। जैसे एज़्योर से हम एडब्ल्यूएस पे जा रहे हैं या फिर किसी गूगल क्लाउड पे जा रहे हैं, तो बहुत ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये लिखा है कि पुराने एप्लीकेशन को डॉकर में डाल देते हैं और क्लाउड पे भेज देते हैं, ठीक है ना? तो बेनिफिट क्या है इसके, किसी भी क्लाउड में आसानी से डिप्लॉय हो जाता है, कम रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती है और इसकी परफॉर्मेंस मतलब एक फ़ास्ट प्रोसेस होता है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है कि ऑन प्रेमिस से हमें एडब्ल्यूएस या एज़र क्लाउड पे जाने में मदद करता है ना? एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हमें दिक्कत नहीं होती। क्लाउड पे हमें ले आने पे दिक्कत नहीं होती है। स्केलेबल वेब एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं इसका कि वेब ऐप को डॉकर कंटेनर में डालने से ज़रूरत के हिसाब से स्केल कर सकते हैं। ठीक है ना? हमने कंटेनर में डाल दिया वेब एप्लीकेशन को अपने, तो जब भी हमें लगता है कि कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उसके कई सारे कंटेनर एक इमेज के हम चला सकते हैं। ये कम कम है तो 1 तो लाएँगे, ज़्यादा है तो 2, 3, 4 जैसी भी यूज़ होती है, वैसी इसकी कॉपी हम क्रिएट हो जाती है उसकी, और वो ज़्यादा लोगों को सर्विस दे पाता है। इसी को स्केलेबल बोलते हैं। तो बेनिफिट क्या है, ट्रैफ़िक बड़ा है तो दूसरा कंटेनर चला दो, रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन बेहतर होता है और लोड के हिसाब से अप एंड डाउन हो जाता है। ठीक है? कई जगह क्लाउड पे इस तरह की फैसिलिटी रहती है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम कंटेनर नंबर उसमें आप डाल दो, तो वो लोड के हिसाब से उसको खुद ही ऑन ऑफ कर देता है। तो जैसे ई-कॉमर्स साइट का ट्रैफ़िक स्केल के टाइम बढ़ाता है, ठीक है? ई-कॉमर्स साइट का ट्रैफ़िक सेल के टाइम बढ़ता है। जैसे कोई सेल होती है ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, तो सेल के टाइम उसका जो ट्रैफ़िक बढ़ जाता है, तो उसमें कंटेनर और ऐड हो जाता है, राइट? तीसरा है टेस्टिंग एंड क्यू एंड ए। तो ज़ाहिर-सी बात है, टेस्टिंग के लिए हर बार एक जैसा क्लीन एनवायरनमेंट बनता है। बेनिफिट ये होते हैं कि जैसा टेस्ट वैसे ही रन होंगे जैसे प्रोडक्शन में होता है। ज़ाहिर-सी बात है, जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेवलपमेंट में जैसा होगा वही इमेज जो है टेस्टिंग में जाएगी, फिर वही प्रोडक्शन में जाएगी। तो जो है इसमें सेटअप बहुत जल्दी हो जाता है। ये एक ही इमेज को आप डाउनलोड करके रन कर रहे हैं, और ऑटोमेशन भी इसका बहुत आसानी से हो जाता है। हर डेवलपर अपनी मशीन पर सेम डॉकर इमेज से
टेस्ट चला सकता है, ठीक है ना? क्योंकि इमेज एक ही है, अब अलग-अलग मशीनें हैं, अगर डेवलपर की अलग मशीन है, टेस्टर की अलग है, या प्रोडक्शन में कुछ अलग एनवायरनमेंट है, इमेज एक ही है और वो उसका कंटेनर रन हो जाएगा जैसे ही आप उसको रन करेंगे। मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग एंड एआई, इसमें भी क्या होता है कि एमएल मॉडल को डॉकर में पैक करते हैं और किसी भी सिस्टम में चला सकते हैं। ये वाला हम देखेंगे इसमें आगे अभी। तो रन टाइम सेम रहता है, इसका भी ये है। और ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस में कंसिस्टेंसी रहती है कि डेवलपमेंट में हम जैसे ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद कहीं से भी हमें उसको डिप्लॉय करके उसका रिजल्ट चाहिए, तो एक कंसिस्टेंसी आती है उसके अंदर, ठीक है ना? टीम के बीच कोलैबोरेट करना आसान हो जाता है। इमेज है, कहीं भी आप उसको शेयर कर सकते हो, हर जगह एक जैसी चलेगी वो। तो एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे पाइथन टेंसरफ्लो पाइटॉर्च वाला मॉडल एक कंटेनर में डालो और उसे किसी भी जीपीयू सीपीयू मशीन पे चला दो, है ना? क्योंकि सब जगह एक ही जैसी चीजें यूज हो रही है, एक इमेज क्रिएट हो रहा है और इमेज जो है हर जगह एक जैसा चल रहा है। एपीआई डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है कि एपीआई बनाना और कंटेनर में डालना। आप एपीआई बनाओ और कंटेनर में उसको डिप्लॉय कर दो। बेनिफिट क्या है? वही सेम बिहेवियर हर जगह, स्केलिंग फास्ट हो जाती है, कई कॉपी क्रिएट कर दो और डिप्लॉयमेंट बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि कुछ अलग से हमें करना ही नहीं, हमें तो खाली रन करना है उस इमेज को। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे फास्ट एपीआई है या फ्लास्क से बनी एपीआई को टॉपकर इमेज में डालकर किसी भी क्लाउड पर रन करा सकते हैं, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि सब जगह एक ही बात रिपीट हो रही है कि स्केलेबिलिटी है, हर जगह एक जैसा बिहेवियर है, बहुत फास्ट है ना? तो कारण यही है कि हम एक ही इमेज क्रिएट कर रहे हैं और एक इमेज में सब कुछ है, उसके अलग अलग इंस्टेंस या कंटेनर हम रन कर रहे हैं, तो उसमें कहीं भी चला सकते हैं और कोई भी चला सकता है उसको कहीं भी। कोई समस्या नहीं आती और स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है, एक्यूरेसी सेम रहती है हर जगह। तो ये आज का जो टॉपिक था रजिस्ट्री वाला, डॉकर रजिस्ट्री और डॉकर हब वाला, ही कंप्लीट हो गया है। तो इसमें क्या करते हैं कि इमेज को हम जो है सीधा यहाँ पे डॉकर हब पे डिप्लॉय कर देते हैं। वहाँ से फिर जो है कोई भी उसे पुल करता है इमेज को और फिर इमेज का को रन कराता है, तो उससे कंटेनर जो है क्रिएट हो जाता है, उसमें सारा हमारा ऐप चलता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी आज को बताने की और मुझे लगता है कि पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत कुछ ख़ास नहीं है इसके अंदर कि डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनती है और डॉकर इमेज को हम चाहे अपने सिस्टम पे चलाएँ या डॉकर हब पे या किसी रिपॉजिटरी पे डाल के वहाँ से फिर दोबारा से पुल करें उसे और फिर इमेज को रन करें। और इमेज जब आपको पता ही रन होती है तो एक कंटेनर के अंदर रन होती है। तो 3-4 एलिमेंट है, ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है। तो भाई आज का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया और अब हम नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ और थोड़ा-सा कोडिंग पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सो आपको ये वीडियो मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।